नमस्कार बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 11 क्लास 6 के चैप्टर 11 जिसका नाम है परीक्षा को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि परीक्षा का हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व है। तो बच्चों, जैसे कि विद्यार्थी जीवन में आप जानते हैं कि परीक्षा शब्द का बहुत महत्व है। हर एक स्टेप को पार करने में परीक्षा होती है हमारी और फिर उसका रिजल्ट होता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। यानी विद्यार्थी जीवन में तो इसका बहुत महत्व है ना। वो तो आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझते हैं। यह जो पाठ है बच्चों, यह पाठ किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस पाठ को लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र जी एक साहित्य के महान कहानीकार, हिंदी साहित्य के महान कहानीकार तथा उपन्यासकार रहे हैं। उनकी कहानियाँ मानसरोवर में संग्रहित हैं। ठीक है। परीक्षा कहानी में, यानी इस कहानी में, ये जो कहानियाँ पढ़ने वाले हो, इस कहानी में उन्होंने लालची, मौका परस्त, ये बहुत से लोगों की आपको जो है क्या बता रहे हैं, उनकी विशेषता बताई जा रही कि लालची, बहुत से लोग लालची होते हैं, मौका परस्त होते हैं। जहाँ पे मौका लगता है मतलब उनके मतलब का मौका होता है तो वो वहाँ पर होते हैं, उसके बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो मौका परस्त, ढोंगी मतलब ढोंग रचाने वाले लोगों का पर्दाफाश करते हुए यह बतलाया है कि एक निस्वार्थ तथा सेवा भाव से कार्य करने वाला, निस्वार्थ तथा सेवा भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति जीवन की परीक्षा में अवश्य ही सफल होता है। ठीक है। इस चैप्टर में हमें यही शिक्षा मिलती है कि परीक्षा हमारे पूरी लाइफ में, हम हर टाइम कुछ ना कुछ परीक्षा करते रहते हैं, उत्तीर्ण करते हैं। तो बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। यहाँ पर पहले इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग के इसको देखते हैं। इस संसार में ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें परोपकार की भावना होती है। परोपकार की भावना मतलब बच्चों, दूसरों के ऊपर उपकार करने वाली भावना, परोपकार की भावना होती है। ऐसे लोग स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत से लोग हैं बच्चों आपके समाज में, मैंने जैसे कि पहले भी कहा है, हमारे समाज में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो उसी प्रकार से उदाहरण दिया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद को कष्ट देते हैं लेकिन कभी किसी दूसरे को कष्ट नहीं होने देते हैं। ठीक है। मतलब उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर, तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों में उदारता, दयालु, साहस तथा आत्मबल होता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर उदारता, साहस, दयालु, आत्मबल होता है। ऐसे ही थे पंडित जानकीनाथ जी। उन्होंने एक गरीब किसान की गाड़ी को कीचड़ से निकाला और दीवान के पद के हकदार बने। ठीक है। उनके पद के हकदार बने। तो अब हम लोग चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है उस चैप्टर, ये एक कहानी है। तो कहानी बच्चों आपको भी अच्छी लगती है और हमें भी अच्छी लगती है ना। तो इस चैप्टर को, इस पाठ को हम लोग परीक्षा शब्द को, पाठ को नहीं, इस परीक्षा शब्द को इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि परीक्षा शब्द का महत्व, उसका मतलब क्या होता है। जब देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए, ठीक है, देवगढ़ रियासत, देवगढ़ एक जगह है, वहाँ की रियासत मतलब वहाँ के राज दरबार के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो ईश्वर को याद करने लगे। अचानक उन्हें याद आया कि अब मैं श्रीमान की सेवा के लायक नहीं हूँ। श्रीमान की सेवा के लायक नहीं हूँ। लायक का मतलब बच्चों योग्य। वे महाराज के पास गए और प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना करते हैं आइए देखते हैं। दीनबंधु, इस दास ने 40 साल तक आपकी सेवा की, अब मेरी अवस्था ढल गई है। अवस्था ढल जाने का मतलब बूढ़ा हो जाना, ओल्ड एज हम लोग बोलते हैं ना, यंग एज, ओल्ड एज, है ना। तो बूढ़ा हो गया है,
इसलिए कहा अब मेरी अवस्था ढल गई। अब इतना सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य मतलब शरीर में ताकत, सामर्थ्य नहीं कि मैं राजकाज संभाल सकूं। कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो सारी जिम्मेदारी, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। क्या कहें, कहीं कोई भूल चूक यानी कुछ ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए मुझसे, जो सारी ज़िंदगी की नेक नामी की मिट्टी में मिल जाए। नेक नामी का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रसिद्धि। इन्होंने अपने कामों से, एक अच्छे काम से जो प्रसिद्धि पाई थी उसके लिए कहा, वो होता है नेक नामी। नेक मतलब अच्छा, नामी मतलब अच्छा नाम। तो नेक नामी जो है वो मिट्टी में मिल जाए या खराब हो जाए। राजा साहब दीवान साहब का बहुत सम्मान करते थे। क्यों करते थे बच्चों? कोई व्यक्ति किसी का सम्मान कब करता है? कोई व्यक्ति किसी का सम्मान तभी करता है जब वह उस सम्मान के लायक हो, मतलब उतना उसके अंदर क्वालिटी हो। तो राजा जो थे वो दीवान की बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। वे उनकी सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। बहुत कोशिश की कि सरदार सुजान सिंह अपना निर्णय बदल दें, लेकिन जब वे ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही यहाँ शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों राजा बहुत सोच रहा था कि दीवान साहब अपने फैसले को बदल दें। जब तक उनका जीवन काल है तब तक वो यहाँ का राजकाज संभाले, लेकिन बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। तो उन्होंने क्या, एक शर्त रख दी कि आपको ही दीवान ढूंढना पड़ेगा, दूसरा दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे दिन आया, सेकंड डे आया। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपा। विज्ञापन का मतलब बच्चों प्रचार या इश्तिहार। विज्ञापन छपा, देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में हाजिर हों। हाजिर होने का मतलब क्या है बच्चों? हाजिर होने का मतलब उपस्थित हो। जो भी यहाँ पे एक पेपर में इश्तिहार छपा, विज्ञापन छपा, ठीक है, और कहा गया कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है ना। जो सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझता है वो सुजान सिंह के समक्ष हाजिर हो जाए, उपस्थित हो। उम्मीदवार योग्य व हष्ट-पुष्ट हो, ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना अवश्य नहीं है। क्या? उम्मीदवार योग्य व हष्ट-पुष्ट मतलब शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट हो। ग्रेजुएट होना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कि पढ़ाई, बहुत ऊंची पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। पद का चयन उम्मीदवारों के रहन सहन व आचार विचार को देखकर निर्णय किया जाएगा। इसलिए उन्हें 1 महीने तक रियासत में रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तुरंत व्यक्ति को देखकर उसके विचार को, उसके व्यवहार को हम नहीं समझ पाते हैं बच्चों, तो इसीलिए कहा गया कि 1 महीने तक रियासत में रहना पड़ेगा। विद्या को कम परंतु कर्तव्य व आचार विचार को अधिक महत्व दिया जाएगा। यस, बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति भी होते हैं, लेकिन जब उनके अंदर कर्तव्य, किसी कार्य को करने के जिम्मेदारी और आचार विचार मीन्स उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं होता। संस्कार ही सबसे बड़ा गुण होता है बच्चों। तो जो इस परीक्षा में सफल होगा उन्हें ही यहाँ उच्च पद प्राप्त होगा और वे उच्च पद पर सुशोभित होंगे। सुशोभित होने का मतलब कि वहाँ पर उस पद पर बिठाया जाएगा। ठीक है, 1 महीने तक दिखावे का ढोंग करना कौन सा बड़ा काम है? तो बहुत से लोगों के लिए बच्चों 1 महीने तक दिखावे का ढोंग करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन बनावटी जीवन बहुत दिनों तक इंसान नहीं कर सकते हैं। ऐसा ऊंचा पद और कोई बंधन नहीं,
इसलिए इस विज्ञापन से पूरे देश में हलचल मच गई। इस विज्ञापन से पूरे देश में हलचल मच गई। ऐसे भाग्य का खेल, इसे भाग्य का खेल, भाग्य का मतलब नसीब, लक, भाग्य का खेल समझकर सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए देवगढ़ की ओर चल पड़े। देवगढ़ में सभी प्रांतों के व्यक्ति आने लगे। अब देवगढ़ में जो है दीवान जो है उसका चयन होना था, तो सभी व्यक्ति आने लगे अपना नसीब टटोलने के लिए। रेलगाड़ी से भारी संख्या में उम्मीदवार आते। पंडितों और मौलवियों को भी अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। जो बेचारे ग्रेजुएट की डिग्री ना होने से परेशान होते थे, यहाँ उन सब की ज़रूरत ना थी। यानी बहुत से लोग जो हैं वो पढ़ाई लिखाई की जो डिग्री उनके पास नहीं हो रहती थी और वे ऊंचे पद के लिए तरसते थे, आज उनको यहाँ पर क्या एक मौका मिला। यहाँ उनकी ज़रूरत ना थी। किसकी ज़रूरत नहीं थी? डिग्री की ज़रूरत ना थी। उनको भी एक मौका मिल गया। सरदार सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के रहने के लिए एक प्रबंध कर दिए थे। सरदार सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के लिए क्या कर दिया? एक रहने का प्रबंध कर दिया। क्यों? 1 महीने रहेंगे और सुजान सिंह सभी को देखेंगे और उनकी छोटी से छोटी बातों को वो देखेंगे, टटोलेंगे, समझेंगे, फिर उनमें से चयन करेंगे। और लोगों को कहीं ना कहीं, जो बनावटी इंसान होता है बच्चों, कहीं ना कहीं वो गलती अवश्य ही कर जाता है, उसकी असलियत सामने आ जाती है। तो वही देखना चाहते थे सुजान सिंह। लोग अपने अपने कमरों में बैठे बैठे दिन गिना करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपनी योग्यता के अनुरूप अच्छे से अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। ठीक है, अच्छे से अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे सभी। मिस्टर आ सुबह 9 बजे तक सोया करते थे। मिस्टर आ एक थे व्यक्ति, उनका नाम था मिस्टर आ, रखा गया ऐसे आ बा सा करके। मिस्टर आ सुबह 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते और सूर्योदय का दर्शन करते थे। मिस्टर बी को सारा दिन हुक्का पीने की आदत थी। आजकल सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे। देखिए, पहले क्या करते थे और जब यहाँ पर आ गए, वो चीज़ें देखिए, अंतर कितना बनावटी कर रहे हैं। मिस्टर आ जो है, जो 9 बजे तक सोया करते थे, आजकल क्या कर रहे हैं? बागीचे में टहलते और सूर्योदय का दर्शन किया करते थे। ठीक है। मिस्टर बी जो दूसरे हैं, वो सारा दिन हुक्का पीने की उनको आदत थी, पर आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे। हाँ, रात देर गए दरवाज़ा बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। ठीक है, और रात में क्या करते थे? सिगरेट पीते थे। मिस्टर पा, सा और जा की आदतों के कारण उनके नौकरी को नाक में दम था। उनके नौकरों की नाक में दम था। अब देखो, मिस्टर पा, सा और जा जो की आदत इतनी खराब थी कि उनकी आदतों के कारण उनके नौकरों की नाक में दम था। अब नाक में दम का मतलब क्या होता है? नाक में दम एक मुहावरा है बच्चों। नाक में दम एक मुहावरा है। इसका मतलब है परेशान करना, किसी को हद से ज़्यादा परेशान कर देना, उसको कहा जाता है मुहावरे के रूप में नाक में दम कर देना। ठीक है, तो नौकरों की नाक में दम था। किंतु आजकल आप और जनाब, लेकिन आजकल ये सब जो हैं जनाब के बिना नौकरों से बात नहीं करते थे, मतलब कुछ भी बात नहीं करते थे। ठीक है, जिससे भी बात करो वह सरदार और सदाचार और नम्रता की मूर्ति बना नज़र आता है। आजकल जो है जिससे भी आप बात करो यहाँ पर रहने वाले लोगों में, वो सभी सदाचार मतलब अच्छे आचरण और नम्रता की मूर्ति बना नज़र आ रहा है। मतलब अपनी बुराइयों को छिपा करके सिर्फ अच्छा दिखा रहे हैं। पंडित जी सूर्योदय से पहले ही पूजा पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते थे। मौलवी साहब नमाज और तिलावत के सिवाय कोई और काम नहीं था उनके पास। लोग समझते थे
कि यह दिखावा तो सिर्फ 1 महीने के लिए है, फिर तो पूरी जिंदगी आराम हो जाएगा। लेकिन पारखी का मतलब क्या होता है बच्चों? पारखी का मतलब होता है जांचने वाली आँखें, पारखी नज़र। आप पता है, आपको बोला जाता है पारखी नज़र, मतलब लोगों को जान लेने वाली, पहचान लेने वाली नज़र। तो लेकिन मनुष्य का पारखी व बूढ़ा जौहरी का मतलब होता है कीमती धातु रत्नों का परख करने वाला। एवं इन बगुला भक्तों का मतलब क्या है? ये भी एक मुहावरा है। बगुला भक्तों मतलब दिखावटी लोग। वो बगुला भक्तों से सही हंस को ढूंढने में लगा हुआ था। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभी ये फिर से देखो कि यहाँ पर जिससे भी बात करो वो सब सदाचार और मूर्ति बना नज़र आ रहा था। मतलब सभी बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे, बने नज़र आ रहे थे। और पंडित जी, लेकिन जो पंडित जी थे वो सूर्योदय से पहले उठकर पूजा पाठ करें, वेद मंत्र का उच्चारण शुरू कर देते थे। मौलवी साहब नमाज पढ़ने में लग जाते थे। कुछ लोग समझते थे कि ये 1 महीने का दिखावा है और पूरी ज़िंदगी आराम। लेकिन मनुष्यों का पारखी वह बूढ़ा, कौन सा बूढ़े की बात की जा रही है बच्चों? जो दरबार का दीवान है और जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, ये सारे वर्ड्स उनके लिए यूज़ किए जा रहे हैं, उसी बूढ़े व्यक्ति के लिए जो दीवान का चयन करेगा। पारखी यानी पारखी का मतलब मैंने क्या बताया? जांचने वाला। वह बूढ़ा जौहरी जो धातु रत्नों का चयन कर सकता है। बगुला भक्तों मतलब कि दिखावटी नाटकबाज ये जो लोग थे में से हंस को ढूंढना, हंस एक अच्छा होता है ना, हंस को ढूंढने में लगा हुआ था। हर समय उन पे वो नज़र रखा हुआ था। एक दिन फैशन वालों को मतलब कि ये जो लोग आजकल पैंट शर्ट पहन के टाई लगा के घूमते हैं ना, तो उनकी बातें हो रही हैं। एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। जितने भी वहाँ पे सब थे जो फैशन वाले थे, यंग एज के थे, उन्होंने कहा कि आज चलो हॉकी का मैच हो जाए। वह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। इसमें बहुत सारे ऐसे थे जो हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ी थे, उन्होंने यह सुझाव पेश किया, यह भी तो आखिर एक विद्या है। और कहते हैं यह भी तो एक विद्या है, ऐसे क्यों छिपा कर रखा जाए, शायद यही विद्या अपना कुछ असर दिखा दे। मतलब वो हर एक पैतरे को अपना रहे थे कि शायद कोई एक जो है हमारा खेल, दिखावटी खेल, वो असर कर जाए, तो कुछ असर दिखा दे। खेल शुरू हो गया। खेल बड़े उत्साह से खेला जा रहा था। देवगढ़ रियासत के लिए यह खेल नया था। पढ़े लिखे लोगों का ताश एवं शतरंज खेला करते थे। पढ़े लिखे लोग ताश और क्या खेलते थे? शतरंज खेला करते थे। भाग दौड़ के खेल बच्चों के समझे जाते थे। और भाग दौड़ वाले खेल क्या थे बच्चों? बच्चों के लिए समझे जाते थे। सभी खिलाड़ी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए थे। जितने भी खिलाड़ी थे वे अपने आप को सिद्ध करने में लगे हुए थे। ठीक है। फिर सभी खिलाड़ी यह दिखाना चाहते थे कि वे इस खेल की तरह राज्य का कार्य भी आसानी से निभा सकते हैं। संध्या तक यही धूमधाम रही। ठीक है। हार जीत का फैसला हुए बिना खेल समाप्त हो गया। कोई हार जीत का फैसला नहीं हुआ और खेल समाप्त हो गया। सभी खिलाड़ी हाफते हाफते बेदम हो गए। मतलब उनका सारा दम खत्म हो गया। और इस मैदान से जरा दूर एक नाला था और उस नाले पर कोई पुल नहीं था। थोड़ी सी दूर पर एक नाला था और वहाँ पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर जाना पड़ता था। अब बच्चों यहाँ पथिक का मतलब क्या है? पथिक का मतलब राहगीरी, यानी आने जाने वाले जो लोग हैं। तो पथिकों को नाले में से चलकर जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी
दम ले रहे थे। मतलब खेल अभी अभी ख़त्म हुआ था और सभी खिलाड़ी बैठे अपनी थकान को दूर कर रहे थे। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम ही ना लेती थी। काफ़ी वह बैलों को ललकारता था, कभी पहियों को हाथों से ढकेलता था। बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर, उस पे इतना बोझ था और बैल कमज़ोर थे, अतः गाड़ी ऊपर ना चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर नीचे आ जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर सहायता के लिए देखता, मगर कहीं कोई नज़र नहीं आता। अनाज से भरी गाड़ी छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि जाता तो वो फंस जाती गाड़ी। बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी उसी रास्ते से निकलने लगे। किसान ने उनकी तरफ सहमी व याचना भरी दृष्टि से देखा। याचना भरी दृष्टि मतलब कि शायद कोई मेरी हेल्प कर दे, ऐसी दृष्टि से वो देखा, किंतु मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। क्यों भाई, क्यों मदद मांगते? दीवान के लिए आए थे तो उनसे कैसे मदद मांग लेते? तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, किंतु उड़ती नज़र से मतलब देखा और अनजान बन के आगे चले गए। जिसमें सहानुभूति या उदारता का नामो निशान न था। ये जितने लोग वहाँ से गुजर रहे थे उनमें सहानुभूति और उदारता का मतलब लोगों के प्रति प्यार, उनके प्रति सम्मान, उनकी हेल्प करना, परोपकार करना, ये इन सब चीज़ों की इनके अंदर कोई नामो निशान नहीं था। उनमें स्वार्थ व अभिमान था, घमंड था। ठीक है, वे दिखावा करने में लगे हुए थे। स्वार्थ पूर्ति के लिए सब सदाचार की मूर्ति बने थे। अपने स्वार्थ की पूर्ति मतलब वो कुर्सी जो चाहते थे, कौन सी कुर्सी चाहते थे बच्चों? दीवान की कुर्सी जो चाहते थे, वो कुर्सी पाने के लिए सदाचार की मूर्ति बने हुए थे। उन खिलाड़ियों में से एक ऐसा भी खिलाड़ी था जिसके हृदय में दया थी। हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। ठीक है, इसलिए लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। एकाएक उसकी नज़र गाड़ी पर पड़ी, यानी अचानक उसकी नज़र गाड़ी पर पड़ी। किसान की सूरत देखते ही वह सारी बात समझ गया। किसान के चेहरे को देखते ही वो सब समझ गया कि किसान कितनी समस्या में है। उसने डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार कर एक तरफ रख दिया, फिर उस किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकालता हूँ। किसान ने देखा कि एक बलिष्ठ का मतलब क्या होता है बच्चों? बलिष्ठ का मतलब एक बलवान व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। किसान झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है कि तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। किसान कहता है कि मुझे मालूम हो रहा है कि तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मतलब बैलों को साधो का मतलब उनको हैंडल करो। मैं पहिया को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जाग बैठा। युवक पहियों से गाड़ी को ढकेलने लगा। कीचड़ बहुत था, अतः युवक घुटनों तक कीचड़ में धंस गया। फिर भी उसने हिम्मत न हारी। दोनों के प्रयत्न के फलस्वरूप गाड़ी नाले के ऊपर थी, यानी उसकी मेहनत के फलस्वरूप गाड़ी ऊपर आ गई। किसान युवक के साथ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। ईश्वर आपकी मुराद पूरी करे। यानी उसकी हेल्प की, उस किसान की उसने बहुत हेल्प की और वो क्या कर रहा था? उन्हें आशीर्वाद दे रहा था कि भगवान आपकी मुराद पूरी करें।
युवक हंसते हुए बोला, आप मुझे क्या इनाम दोगे? किसान बोला, नारायण चलेगा तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं। चेहरा मोहरा भी वही लगता है, चेहरा मोहरा के चेहरा जो है वैसा ही लगता है, आवाज़ भी मिलती है। किसान ने तीव्र दृष्टि से उसे देखा। वह शायद उसके संदेह को भाग गया था। मुस्कुराकर कहने लगा, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलती है। बैठने का मतलब गोता लगाने से, उसके अंदर जाने से ही मोती मिलती है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन भी आ पहुंचा। नसीब का फैसला सुनने के लिए सभी उत्सुक थे। फिर क्या हुआ बच्चों? दिन काटना मुश्किल हो गया। ठीक है, सभी के चेहरे व्यग्र थे। व्यग्र का मतलब क्या होगा? मतलब उनके चेहरे पे टेंशन था, सभी के चेहरे पे रिजल्ट का टेंशन था। वे सोचते रहते थे कि आज किसके नसीब जागेंगे, किस पर लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। संध्या के समय राज दरबार सजाया गया, मतलब डेकोरेशन किया गया। शहर के सभी रईस व्यक्ति दरबार में हाजिर थे। दीवानी की उम्मीदवारों के समूह रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर दरबार में आ पहुंचा। उम्मीदवारों के दिल धड़क रहे थे। जितने भी उम्मीदवार थे उनके दिल क्या हो रहे थे बच्चों? धड़क रहे थे। ठीक, तो सभी उम्मीदवार के दिल धड़क रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने दरबार में खड़े होकर कहा, दीवानी का उम्मीदवार महाशयों मतलब सभी को, महाशय मतलब किसी को संबोधित किया जाता है, महाशयों मतलब सभी को बोला गया। हमने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे योग्य पुरुष की ज़रूरत थी जिसमें दया होने के साथ साथ आत्मबल भी हो, यानी खुद पर भरोसा भी हो, जो विपत्ति का वीरता से सामना करे। विपत्ति मतलब दिक्कतों में वीरता से, साहस से उसका सामना करे। इस रियासत को सौभाग्य से एक ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले इस संसार में बहुत कम होते हैं। मैं इस रियासत को पंडित जानकी नाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों व रईस उम्मीदवारों ने एक साथ जानकी नाथ की ओर देखा, किंतु एक ओर लोगों की नज़र में आदर था तो दूसरी ओर उनके नज़र में क्या था? ईर्ष्या। मतलब उनके लिए ईर्ष्या क्या हो जाएगा? मतलब किसी से गुस्सा आ जाना, किसी से ईर्ष्या करना, नफरत थी। सरदार सुजान सिंह फिर बोले, जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की सहायता करे और उसकी गाड़ी दलदल में से निकाल दे, उसके हृदय में साहस, वीरता, आत्मबल और उदारता है। ऐसा आदमी कभी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। ऐसा व्यक्ति, वह कितना भी धोखा खाए परंतु दया और धर्म नहीं छोड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, इस चैप्टर से हमें क्या देखने को मिला? इस चैप्टर से हमें यही देखने को मिला कि एक व्यक्ति को जो है उसका ऊंचा पद उसके सिर्फ और सिर्फ दिखावटीपन से नहीं होता बच्चों। दिखावटीपन नहीं, हमेशा व्यक्ति को अपनी सही चीज़ें देनी चाहिए। एक उदार व्यक्ति को हमेशा कुछ अच्छा मिलता है, जैसा यहाँ पे मिला। ठीक है, तो अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। इस चैप्टर में आप जो है ये आपका लास्ट में शब्दार्थ है, जिसको आप अपनी नोटबुक में कर लेना। आशा करती हूँ आपको ये जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।